स्वागत है दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है मेजर पेपर 18 सेमेस्टर 7 का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 कराया है। पार्ट 1 नहीं देखेगा तो पार्ट 2 देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। पार्ट 1 देखिए जिसमें सिलेबस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1-2 के हैं। यहाँ पर मैं आपका पार्ट 2 है ये वीडियो का, इसके बाद पार्ट 3-4 भी बने हुए हैं, जाके देख लीजिएगा। और अदर मेजर्स के भी तैयारी हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पार्ट 1 देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी क्वेश्चंस वहाँ मैंने करा दिया है। पार्ट 5 देखते हैं जहाँ बोला जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन 5 देखते हैं पार्ट 2 का, जिसमें बताया जा रहा है क्षेत्रवाद और संघीय व्यवस्था का वर्णन करना है कि क्षेत्रवाद क्या होता है और संघीय व्यवस्था क्या होता है। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, धर्म और परंपराएं पाई जाती है। इन विविधताओं के कारण विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अलग पहचान विकसित हुई है। भारतीय संविधान ने इन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है। क्षेत्रवाद और संघीय व्यवस्था भारतीय राजनीति के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिनका उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिनका देश की राजनीति पर गहरा क्या पड़ता है, एक प्रभाव पड़ता है। आपको ध्यान रखना है, आप सब्सक्राइब करके रख लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डालूंगा आपके पेज में आते जाएंगे, नोटिफिकेशन आते जाएंगे, अदरवाइज आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जिनका देश की राजनीतिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप देखते हैं क्षेत्रवाद की अवधारणा। तो समझते हैं सबसे पहले कि क्षेत्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र के हितों, संस्कृति और पहचान को प्राथमिकता देते हैं। क्षेत्रवाद का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास और स्थानीय समस्याओं का समाधान करना होता है। हालांकि जब यह भावना राष्ट्रीय हितों से ऊपर उठ जाती है, तब यह राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बन सकती है। आगे देखते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था क्या होता है। अभी हम लोग क्षेत्रवाद देखे, अभी देखते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था। भारत में संघीय शासन प्रणाली लागू है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का क्या होता है, विभाजन किया जाता है। आगे देखें तो बोला जा रहा है भारतीय संविधान केंद्र और राज्यों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। संघीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए राज्यों को पर्याप्त अधिकार प्रदान करना। ठीक है, कि सभी राज्य का एक तरह से एकता भी बना रहे सबके बीच, और ऊपर से क्या हो, एक जगह से कंट्रोल भी हो, लेकिन सबका एक तरह से आंतरिक विकास भी हो सके। इसलिए क्या बनाया गया है आपका राज्य के लिए अलग से अधिकार दिया गया है ना, पर्याप्त अधिकार प्रदान करना है। भारत की संघीय व्यवस्था को मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था माना जाता है। क्षेत्रवाद और संघीय व्यवस्था का संबंध देखें तो क्षेत्रवाद और संघीय व्यवस्था एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संघीय व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करती है। इसके माध्यम से राज्यों की अपनी संस्कृति, भाषा और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बनाने का अवसर मिलता है। इस प्रकार संघीय व्यवस्था क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करती है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का प्रभाव। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का प्रभाव कई रूपों में दिखाई देता है। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय इसका प्रमुख उदाहरण है। क्षेत्रीय दल स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देते हैं और क्षेत्रीय हितों की रक्षा करने के लिए कार्य करते हैं। कई बार क्षेत्रवाद के कारण राज्यों के बीच संसाधनों के वितरण और प्रशासनिक अधिकारों को लेकर विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। निष्कर्षतः समझे तो यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रवाद और संघीय व्यवस्था भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण अंग है। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, और मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो है बहुत ही सरल वाक्य का प्रयोग किया है, और आप ग्रेजुएशन में आके इतना सा वाक्य को समझ ही सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है डाउट तो आप कमेंट कीजिए, बट अफसोस कि जब आप कमेंट कीजिएगा तब एग्ज़ाम चल रहा होगा, तब मेरे लिए बताना संभव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अपलोड हो चुके होंगे वीडियो। संघीय व्यवस्था क्षेत्रीय विविधताओं को सम्मान देती है और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सहायता करती है। इसलिए क्षेत्र हितों और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, ताकि आपको और भी इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस दो होंगे वो मिलते जाएंगे। ठीक है, स्वायत्तता, जातीयता और भाषा से संबंधित मुद्दों का वर्णन कीजिए। भूमिका। भारत अनेक भाषाओं, संस्कृति और जातीय समूहों वाला देश है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग पहचान है, सांस्कृतिक विशेषता है। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न समुदायों ने अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए अनेक मांगे उठाई।
स्वायत्तता, जातीयता और भाषा से संविधान संबंधित मुद्दे भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण विषय हैं। स्वायत्तता की अवधारणा देखें तो स्वायत्तता का अर्थ है किसी क्षेत्र या समुदाय को अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान करना। भारत में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों ने समय समय पर अधिक अधिकारों की मांग की है। कई क्षेत्रों में प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित मांगों ने राजनीतिक आंदोलनों को जन्म दिया है। जातीयता से संबंधित मुद्दे। जातीयता किसी समुदाय की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान से जुड़ी होती है। भारत में अनेक जातीय समूह निवास करते हैं जिनकी अपनी परंपराएं और जीवन शैली है। कई बार अपनी पहचान को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न जातीय समूह राजनीतिक आंदोलन करते हैं। इससे सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आगे है भाषा से संबंधित मुद्दे। भाषा जो है भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय रही है। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा के प्रश्न पर व्यापक बहस हुई। विभिन्न राज्यों में भाषाई पहचान के आधार पर नए राज्यों का गठन की मांग उठी। भाषा से संबंधित विवादों ने कई बार राजनीतिक आंदोलनों को जन्म दिया है। राष्ट्रीय एकता और विविधता का संतुलन देखें तो भारत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विविधता है। इसलिए सरकार ने विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विभिन्न समुदायों की पहचान और अधिकारों की रक्षा करना भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। निष्कर्ष देखें तो अतः यह कहा जा सकता है कि स्वायत्तता, जातीयता और भाषा से संबंधित मुद्दों का भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन मुद्दों का समाधान लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़े तो इसमें है आपका प्रश्न 7वां, मतदान व्यवहार का अध्ययन कीजिए। भूमिका देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। मतदान के माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और सरकार के गठन में भाग लेते हैं। मतदान व्यवहार का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके माध्यम से मतदाताओं के निर्णय और उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं को समझने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, है ना। लोकतांत्रिक संविधान किया जाना चाहिए। वेट, मैंने क्या पढ़ा कि हाँ, भारतीय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यह कहा जा सकता है कि स्वायत्तता, जातीयता और भाषा से संबंधित मुद्दे का भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन मुद्दों का समाधान लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक प्रावधानों का आधार पर किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि मतदान व्यवहार का अध्ययन कीजिए। ठीक है, मतदान व्यवहार क्या है, चलिए इसको जानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। जरूर माना गया है। मतदान के माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और सरकार के गठन में भाग लेते हैं। मतदान व्यवहार का अध्ययन समझिए तो राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्या है, राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके माध्यम से मतदाताओं के निर्णय और उसकी राजनीतिक प्राथमिकताओं को समझने का प्रयास किया जाता है। मतदान व्यवहार की अवधारणा पढ़ते हैं। मतदान व्यवहार से तात्पर्य मतदाताओं द्वारा मतदान के समय किए गए निर्णयों से है। यह अध्ययन करता है कि मतदाता किसी विशेष उम्मीदवार या राजनीतिक दल को वोट क्यों देते हैं। मतदान व्यवहार केवल मतदाता की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मतदाताओं को के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण का विश्लेषण करता है। मतदान व्यवहार के अध्ययन का महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है भाई, तो मतदान व्यवहार का अध्ययन लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से राजनीतिक दलों को लोकप्रियता, मतदाताओं की प्राथमिकताओं और चुनावी परिणामों का विश्लेषण किया जाता है। यह अध्ययन सरकार और राजनीतिक दलों को जनता की अपेक्षाओं को समझने में सहायता प्रदान करता है। अगला बढ़े तो यहाँ लिखा गया है भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार। भारत में मतदान व्यवहार अनेक कारकों से प्रभावित होता है, जैसे जाति, धर्म, भाषा, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक विचारधारा।
मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करते हैं। जैसे वर्तमान में हो रहा है, शिक्षा के कारण सारे युवाओं जो है आक्रोश में आए हुए हैं और वो लोग एक तरह से शांति सत्याग्रह, शांति आंदोलन कर रहे हैं। तो उनका जो है चुनाव के लिए, मतदान के लिए एक तरह से व्यवहार बदल रहा है। वो जो है उनका मतदान अब कहीं और जाएगा। ठीक है, वर्तमान सरकार अगर उस समस्या को नहीं सुलझा सकती है तो वो कोई किसी और सरकार के पास जाएंगे, है ना। ऐसा ही होता है। क्या होता है कि कभी शिक्षा के कारण, कभी धर्म के कारण, कभी जाति, कभी भाषा, तो इन सब के कारण क्या होता है, मतदाता का जो व्यवहार है वो बदलता है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार की छवि की राजनीति दलों की नीतियां भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। मतदान व्यवहार के अध्ययन की आवश्यकता। वर्तमान समय में मतदान व्यवहार का अध्ययन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। ध्यान रखिएगा, ये पार्ट 2 है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4 बना हुआ है, जाके देख लीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करके रखिएगा तो और भी क्वेश्चंस आएंगे। मेजर पेपर 19 का भी वीडियो बन चुका है, आप जाके तैयारी शुरू कीजिए, एग्जाम का डेट आ चुका है। परिवर्तनों को समझा जा सकता है, क्या बोल रहा है, इसके माध्यम से चुनाव में जो राजनीति हो रहा है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग समझ पाएंगे। यह अध्ययन लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में सहायता करती है। आगे देखिए, अतः कहा जा सकता है कि मतदान व्यवहार राजनीतिक विज्ञान जो है का एक महत्वपूर्ण विषय है। यह मतदाताओं की सोच और उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं को समझने में सहायता करता है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आगे आते हैं अंतिम इस पार्ट का अंतिम प्रश्न। इसके बाद आपका और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है, वन लाइनर भी होगा, वो पार्ट 3-4 में आपको मिल जाएगा। वन लाइनर, लॉन्ग, जो भी आपको पढ़ना है। मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, कि मतदाता का जो निर्णय है उसको कौन प्रभावित करता है। तो पहले भूमिका लिखेंगे। लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मतदाता अपने मतदान के माध्यम से सरकार का चयन करते हैं। मतदान करते समय प्रत्येक व्यक्ति अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होता है। इन कारकों का अध्ययन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने के लिए आवश्यक होता है। सामाजिक कारकों का प्रभाव देखें तो मतदाताओं के निर्णय पर सामाजिक कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जैसे कि जाति, धर्म, भाषा, सामाजिक स्थिति जैसे तत्व मतदान के समय मतदाताओं की प्राथमिकता को प्रभावित करते हैं। उनका जो डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रभावित करते हैं। भारतीय समाज की विविधता के कारण सामाजिक कारकों का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। आर्थिक कारकों का प्रभाव देखें तो आर्थिक स्थिति भी मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करती है। रोजगार, आय, महंगाई और सरकारी योजनाएं मतदाताओं की राजनीतिक पसंद को प्रभावित करती हैं। मतदाता अक्सर राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं जिनकी नीतियां उनके आर्थिक हितों के अनुकूल होती है। राजनीतिक कारकों का प्रभाव देखिए। राजनीतिक दलों, विचारधारा, चुनावी घोषणा पत्र और उम्मीदवारों की छवि मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करती है। ठीक है, कि ये वाला जो नेता है, ये पार्टी का लोग बहुत अच्छा ये दे रहा है, भाषण दे रहा है, इनका जो है उद्देश्य अच्छा है, तो इस तरह से लोगों को प्रभावित करता है ये लोग। कई बार राजनीतिक नेतृत्व और सरकार के कार्यों के आधार पर भी मतदाता अपना निर्णय लेते हैं। मीडिया और तकनीक का प्रभाव। आधुनिक समय में मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। समाचार पत्र, टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म मतदाताओं को विभिन्न प्रकार की राजनीतिक जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। इसके कारण मतदाताओं के निर्णय लेने की इनके प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। निष्कर्ष देखें तो अतः यह कहा जा सकता है कि मतदाताओं के निर्णय अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित होते हैं और इन कारकों को समझना लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी राजनीति के अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पार्ट 3 बना हुआ है, प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए। इसके बाद अगला मेजर भी आपका बना हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से जाकर के चेक कीजिए, तैयारी शुरू कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।